सौंफ की खेती हमारे राज्य के दक्षिण भाग में मुख्य रूप से की जाती है और जैसा कि इस समय सौंफ की तुड़ाई चल रही है, तो आप सौंफ की तुड़ाई और इसके बाद के कार्य को किस प्रकार से करें ताकि आपको सौंफ का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिल सके। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर RL भारद्वाज। इस समय सौंफ में तुड़ाई का कार्य हो रहा है, किसान भाई तुड़ाई कर रहे हैं और ये तुड़ाई का कार्य मार्च के अंत तक चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुड़ाई सही समय पे हो। सौंफ की तुड़ाई का समय जो है 10 से 11 बजे शुरू होता है और 4 बजे तक इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि तुड़ाई के समय वातावरण में नमी नहीं होनी और सौंफ में तुड़ाई का जो सही समय है वो ये है कि सौंफ के दाने को आप अपने अंगुली, 2 अंगूठे और अंगुली के बीच में रगड़ें और वो बराबर 2 भागों में दबाव के साथ में टूट जाता है। इसका मतलब सौंफ की तुड़ाई का समय आ गया है और ये लगभग फूल आने के 135 से 140 दिन बाद होता है। किसान भाइयों, अभी आपने सौंफ की तुड़ाई के समय और विधि के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं सौंफ की अम्बेल को सुखाने एवं श्रेणीकरण के बारे में, जो इस प्रकार से है। और तुड़ाई करने के बाद में इसको सुखाने से पहले अम्बेल की ग्रेडिंग जरूर करें और 3 ग्रेड के अंदर उसको डिवाइड करें। एक ग्रेड में बहुत अच्छे हरे रंग के, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेस्टेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के काले और भूरे बीज नहीं है, पीले बीज नहीं है और बिल्कुल गहरा हरा रंग जिनमें है और परिपक्व हैं, उनको ए ग्रेड में डाल दें। दूसरा, जिनमें थोड़ी बहुत मात्रा में पीले बीज भी हैं, कुछ बीज जो हैं अच्छे से पके नहीं हैं, उनको हम बी ग्रेड में डालें। और उसके बाद में जो इन्फेस्टेशन हो रखा है या ठीक ढंग से उनका रंग नहीं आया है, इस प्रकार को सी ग्रेड में। ये प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही आप सुखाने लगो उससे पहले इनको ग्रेड करके एक छप्पर और उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट डालें, उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट रखें और उसमें पोल लगा करके तार बांध लें और तारों के बीच की दूरी जो है 1-1 फीट रखें और उसके ऊपर अम्बेल्स को सुखाएं। तार के ऊपर है 1-1 अम्बेल को आप सुखाएं और हमेशा छाया बनाए रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हवा का आवागमन बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से हम सौंफ को जो है सुखाएंगे। ये 7 से 8 दिन का समय लगता है सूखने में। आज के समय में कई तरह के यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा किसान अधिक सौंफ की गहाई एवं श्रेणीकरण आसानी से कम श्रम और समय में करके अधिक आमदनी कमा सकते हैं। इसके बाद में थ्रेसिंग करने की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि थ्रेसिंग करने जमीन पे ऊपर थ्रेसिंग की जाती है। किसान भाइयों, सौंफ को जब हम विदेश के बाज़ारों में भेजते हैं तो वहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन तो नहीं है। एफ्लाटॉक्सिन एक फफूंद की क्रिया के कारण से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जहर है और जब उसका डिटेक्शन हो जाता है, उसका पता लग जाता है, तो हमारे कंसाइंट जो हैं विदेश के लिए वो फेल हो जाते हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम सौंफ के दानों को मिट्टी पे डाल करके गहाई करते हैं, मिट्टी पे डाल करके थ्रेसिंग करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए और उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, या तो हम RCC का फ्लोर यूज करें और यूज करने से पहले उसको क्लोरीन जल से या लाल दवा से अच्छे से धोएं, या फिर जो आजकल रेडीमेड थ्रेसिंग शीट आती है और वो थ्रेसिंग शीट आप यूज करें और उसके ऊपर आप उसको ग्रेड वाइज थ्रेस करें। किसान सौंफ की गहाई किस तरह से करें कि सौंफ टूटे या क्षति ना हो, और गहाई के बाद सौंफ की ग्रेडिंग और पैकिंग कैसे करें कि सौंफ की गुणवत्ता बनी रहे और उसका बाजार में अच्छा मूल्य मिले, वो इस प्रकार से है। थ्रेस करने के लिए भी अगर आप ट्रैक्टर का यूज करते हैं, ट्रैक्टर से उसकी गहाई करते हैं, तो उससे पहले उसके टायर को अच्छी तरह से धोएं। सुखाने के बाद में आप उसकी गहाई में काम लें और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसकी डायरेक्ट थ्रेसिंग करवाएं। और किसी भी हाल में तुड़ाई करने के बाद में सौंफ के दानों को मिट्टी और गोबर के संपर्क में नहीं आने दें और उसके रंग को बनाए रखें। गहाई करने के बाद में फिर उसको थ्रेश करना होता है, साफ करना होता है। इसके लिए छोटी थ्रेसिंग मशीन आती है, ग्रेडिंग मशीन आती है, उससे जो है उसके अंदर पाए जाने वाला जो कचरा है वो अलग हो जाएगा और जो अच्छी सौंफ है वो अलग हो जाएगी और ये लोकल लेवल पे उपलब्ध है। इसके बाद में बात आती है पैकिंग करने की। अगर हम सौंफ को खुला छोड़ देते हैं या हम बोरे में पैकिंग करते हैं तो सौंफ की बाहर की स्किन में अधिक मात्रा में सेलुलोज और रेशा पाए जाने के कारण से वो नमी को ग्रहण कर लेती है
और नमी ग्रहण करने के कारण से उसमें गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होकर के अल्टीमेट ये होता है कि उसमें पीलापन आ जाता है, और जो सौंफ का जो भाव मिलना चाहिए था वो भाव में नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि सौंफ को अच्छी तरह से सुखाएं, सुखाने के बाद उसको अच्छे से छान लें, और पैकिंग करने के लिए पॉली बैग और जूट दोनों का मिक्स बैग आता है, उसका इस्तेमाल करें, और छोटी पैकिंग करें, उसको 20 किलो या 25 किलो की पैकिंग में इसको रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा। अपने प्रदेश के कई किसान खेतीबाड़ी के साथ अन्य कृषि सह व्यवसायियों को अपनाए हुए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। ऐसी ही एक महिला किसान चंदा कुमारी से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि बिहार बांका जिले के गांव चुटिया की रहने वाली हैं और बकरी पालन करके अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। ग्राम चुटिया की रहने वाली हूँ। मेरे पास 2 से 3 बकरियां हैं। बीमारी के कारण बस बकरियां मर गई। उसके बाद मैंने बांका के बीके से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के दौरान 15 दिन का ट्रेनिंग था। बंगाल नस्ल की बकरियां हैं, जैसे ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां 3 से 4 बच्चा देती है और साल में 2 बार बच्चा देते हैं। इससे होता है कि मेरा दूसरे नस्ल की बकरियां पालते हैं तो 1 से वो 2 बच्चा देती है और साल में 1 ही बार देती है। अब ब्लैक बंगाल जो है वो 3 से 4 बार बच्चा देती है, 3 से 4 बच्चा देती है और साल में 2 बार देती है। तो जैसे कि मेरे पास अभी 20 से 25 बकरियां हैं, उसमें 60 से 70 हज़ार हम लोग कमा लेते हैं। उसमें खर्च कितना लागत कितना लगता है? 10 से 15 हज़ार। तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो घर बैठे बैठे हम लोग 60 से 70 हज़ार कमा लेते हैं। चंदा कुमारी एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ सफल बकरी पालन का कार्य भी कर रही है। प्रारंभ में जानकारी के अभाव में बहुत सारी समस्याएं भी आईं, जिससे कि इनकी कई बकरियां मर गई और इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। तब इन्होंने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र बांका में बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2-3 बकरियों से कार्य शुरू किया। चंदा कुमारी का कहना है कि बहुत कम पूंजी से बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत की जाती है, लेकिन एक बार प्रशिक्षण लेना जरूरी है। समय भी बचता है। उसके बाद क्या होता है, घर का काम करते हुए भी हम लोग बकरी 20 से 25 पाल लेते हैं आराम से। जैसे कि हरा चारा चराने के लिए हम लोग चराने के लिए कहीं नहीं ले जाते हैं, घर में ही बकरियों को खिलाते हैं। इसीलिए ब्लैक बंगाल खाने हरा इसको चरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा नहीं खिलाते हैं, सूखा कुट्टी पुआल घर का काम करते हुए भी बकरी पाल लेते हैं। और दूसरे नस्ल की बकरी को मतलब हरा चारा चाहिए ही चाहिए। इस नस्ल का बकरी जो होता है इसको हरा चारा का कोई जरूरत, समय पे हरा चारा मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। जैसे हम लोग कुट्टी पुआल प्लास का पत्ता हरा चारा के रूप में, जैसे हरा चारा नहीं मिल रहा है तो प्लास का पत्ता भी खिलाते हैं। उससे प्लास का पत्ता खिलाने से क्या होता है कि वो जो बकरी के पेट में जो कृमि होता है वो सारा मर जाती है कृमि। इसीलिए हम लोग चोकर, खल्ली, नमक, मिनरल डाल के और उसके बाद प्लास का पत्ता भी डाल देते हैं, जो कि बकरी खा लेती है। ऐसे भी प्लास का पत्ता खिलाते हैं तो बकरी नहीं खाती है। सारा चीज़ मिला के देते हैं तो बकरी खा लेती है, आराम से खाती है। जब हम बकरियां बेचते हैं तो एक बच्चा 8 से 9 महीनों तक पालते हैं। 8-9 महीनों पालने के बाद हम लोग 3 से 4 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। इसमें आमदनी भी ढेर है और बीमारी जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं उसमें बीमारी कम होता है और उसमें लड़ने की क्षमता भी है। बकरियों को स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में इनका कहना है कि आवास की नियमित साफ सफाई और समय पर टीकाकरण कराने से बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, इसलिए ये इसका विशेष ध्यान रखती हैं। साथ ही मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन और देखरेख करती हैं। समय समय पर जो कृमि का दवाई बकरी को खिलाया। जैसे कृमि का दवाई होता है फेर्मेंडाजोल, छेरा हुआ, निमोनिया हुआ और सब भी बकरियों में बीमारी होता है, जो कि हम लोग अपने से स्वयं कर लेते हैं। नहीं मतलब जो कि स्वयं कर लेते हैं उससे भी अधिक हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर से सलाह लेते हैं। जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसी तरह हम लोग उस टीका अपने से कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी 20 से 25 बकरियां हैं।
उसमें 60 से 70 हज़ार हम लोग कमा लेते हैं। घर का काम करते हुए भी बकरी भी पाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरह की हर महिलाएं करें तो किसी पे आश्रित होने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। हमको खर्च करना है तो किसी से मांगना तो नहीं ना पड़ेगा। हम अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं। इसी तरह हर महिला करे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी चंदा कुमारी की तरह खेतीबाड़ी के साथ छोटे स्तर से इस व्यवसाय की शुरुआत कर अच्छा आमदनी कमा सकते हैं और इसे अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं। प्रदेश के कुछ किसान भाई पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं और यदि आपने भी पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की फसल लगा रखी है तो आप स्ट्रॉबेरी का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रही है विषय विशेषज्ञ सुचि गंगवार। आज हम स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करेंगे कि किस तरीके हम स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छी कमाई जो है फ़ायदा ले सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं, इसमें चूंकि हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी में, तो हमको इसमें पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा हम पानी ड्रिप इरिगेशन के ही थ्रू दे रहे हैं। पर जिस दिन हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तो उस समय हमको फर्टिगेशन और इरिगेशन साथ साथ देना है, अलग से हमको इसमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर इरिगेशन का भी एक मेथड है, अगर इसमें पहले आप मिट्टी को छू कर देख ले, अगर पर्याप्त मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है तो ही आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें। प्रतिदिन जो है आपको 20 से 25 मिनट की ही ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन से। ये आपके जो डिस्चार्ज होंगे ड्रिप इरिगेशन का, उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि आपका कितने डिस्चार्ज का आपका है, उसी के हिसाब से आपको पानी जो है स्ट्रॉबेरी में देना है। किसान भाइयों, अभी आपने स्ट्रॉबेरी की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है। क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उर्वरक जो है हम इसमें जो है पूरे ड्रिप के माध्यम से ही बाकी हम उर्वरक को देंगे। इसमें हम घुलनशील उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 19-19-19 हुआ हमारा, 00-50 हुआ, 12-61 हुआ, 13-45 हुआ। जो घुलनशील आपके पास अवेलेबल हो उसकी सहायता से हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम कुछ ग्रोथ रेगुलेटर भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा जिबरलिन एसिड हुआ, आपका मैलिक हाइड्राइजाइड हुआ, तो इसकी कुछ प्रतिशत मात्रा 0.5% मात्रा को जो है फूल आने पे जो है स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखा गया है कि 31 से 41% जो है यील्ड में इसकी इंक्रीज होती है। किसान भाई, हम बात कर रहे हैं बीडिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इसमें मल्चिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि इसके छेद जो हम करते हैं उसमें से कुछ पौधे जंगली निकल जाते हैं या आसपास जो मेड़ों पे पौधे आ जाते हैं, तो उसको हाथ के थ्रू निकालें, कोई दवाई का स्प्रे ना करें इसमें, ये हाथ से ही आपको जो है लेबर के थ्रू आप इसमें निकलवा दें। इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है किसान भाई। अगर इसमें पौधे की पत्तियाँ जो है कुछ पुरानी हो जाए उसको निकालते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि कुछ फंगस वगैरह बीमारियों की ज़्यादा जो संभावना बढ़ जाएगी। पॉली हाउस में ये होता है कि बस आपको थोड़ा सा हमें देखने की संभावना है। एक तो हम काम करते इस वक्त पूरे दरवाजे को बंद रखें, ऐसा नहीं कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं पॉली हाउस के और आप अंदर जा रहे हो। पॉली हाउस के दरवाजे अच्छे से बंद रखें। पर्दे आपके जो चारों तरफ से आप खुले रहना चाहिए। अगर आपके पर्दे बंद रहें तो इससे अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्दे हमेशा खुले रखें। सुबह 8 बजे हम पर्दे खोल दें और शाम के 6 बजे हम पर्दे लगा दें। और किसान भाई, ऐसा नहीं है कि हमें एक तरफ के पर्दे लगाना, दूसरे तरफ के पर्दे खोलना है। पर्दे लगाएंगे तो हम चारों तरफ के लगाएंगे, खोले रखेंगे तो चारों तरफ के खुले रखेंगे। और इसमें दरवाज़ा हमेशा डबल डोर सिस्टम का होना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन की संभावना कम से कम रहे। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं।
अब हम इसमें कुछ बात करें कि इंसेक्ट की, कौन कौन से इसमें मेन इंसेक्ट आते हैं, कौन कौन से, तो हम इसमें पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो छोटी छोटी मक्खियाँ, जिसको हम सफ़ेद मक्खियाँ कहते हैं, वो मक्खियाँ आने लगती हैं। ये मक्खियाँ अगर आपके पौधों में आ जाए तो वो वायरस रोग भी फैलाती हैं। ये क्या करती हैं, पौधे की पत्तियों से, फूलों से जो रस चूस लेती हैं और एक चिपचिपा पदार्थ जो है पत्तियों के ऊपर छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी बाधित हो जाती है। तो इसके लिए कई तरीके के आजकल केमिकल अवेलेबल है। नीम ऑयल भी आ गया है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। 5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर रहे तो वो भी जो है फ़ायदेमंद होगा। लीफ स्पॉट नाम की एक इसमें बीमारियाँ आती है। इसके पत्ती की ऊपरी सतह पर काले भूरे से जो धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। तो इसके लिए जो हम मैनकोजेब 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में डाल के जो हम इस्तेमाल करके इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसान भाई हमने अच्छे से प्रबंध किया, अच्छे से मैनेजमेंट किया, तो निश्चित तौर पे आप जो है अच्छे से इसमें जो है फल प्राप्त कर सकेंगे और निश्चित तौर से आपको अच्छे से जो है लाभ होगा। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। रबी फसलों की कटाई के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करें। इससे खरपतवार, कीट एवं बीमारी के नियंत्रण में मदद मिलती है। जायद भिंडी की फसल में पीतशीरा मोज़ेक के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। पत्तियां चटक बरी होकर प्यायलेनुमा शक्ल की हो जाती हैं। इस रोग का संचार सफेद मक्खी नामक कीट से होता है। अतः इसके नियंत्रण हेतु फूलाने से पहले तथा फूलाने के बाद मोलिथियन 5 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तापमान में वृद्धि के मद्देनजर कुष्मांड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, चिकनी तुरई, खीरा, करेला, काचरा, ककड़ी तथा ग्रीष्मकालीन भिंडी, पालक तथा शिशु फलदार पौधों जैसे आम, आंवला, अनार, बील और बेर एवं मूंग में सिंचाई प्रबंध पर उचित ध्यान दें। बैंगन एवं टमाटर की फसल में फल एवं तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु प्रभावित शाखाओं एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। फल आने से पहले मेलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी तथा फल बनने पर एसिफेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दवा छिड़कने एवं फल तोड़ने से 7 से 10 दिन का अंतर रखें। पशुपालकों को मुंहपंखा एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने की उचित सलाह दी जाती है। यदि पशु को रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलवाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौर, जिला टोंक के कृषक राजमणि सैनी ने। आप दुधारू पशुओं में होने वाले FMD रोग से बचाव एवं निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजमणि सैनी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पहले FMD के बारे में मैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव और उपचार क्या है, इनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। इसके लक्षणों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके लक्षण मुख्यतः मुंह में छाले होना और पैरों के अंदर छाले होना और इस छालों के कारण जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन में बहुत कमी आती है। इसमें जैसे मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी के बारे में बताना चाहूँगा। मोर्टिलिटी इसमें बहुत कम है लेकिन मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है पशु को नुकसान। तो इसमें पशु को नुकसान लगभग 80-90% का इसमें पशु को नुकसान होता है, जबकि मोर्टिलिटी बहुत कम है इसकी। किसान भाइयों, खुरपका मुंहपका रोग का समय रहते रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। इसका सबसे पहले तो क्या है कि जैसे बचाव ही उपचार है, तो बचाव ही उपचार है। तो बचाव के लिए इसमें टीकाकरण का प्रावधान है
तो अभी इस समय टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है और टीकाकरण के अभियान से क्या है कि पशुओं का ये बीमारी आती नहीं है भाई। जैसे वैक्सीन का प्रोग्राम चलने के बाद FMD CP प्रोग्राम का, इससे क्या है कि बीमारी होती नहीं है इससे। और जैसे मान लो बीमारी आ भी जाती है तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैं तो इसके बारे में कहूँगा कि पशुपालकों को बीमारी आने से पहले इसका क्या कि बचाव करना चाहिए। बचाव के लिए इसमें सर्वोत्तम साधन है टीकाकरण। तो टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा साल में 2 बार टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसका क्या कि लोगों को लाभ मिल रहा है और इससे पशुधन में इस बीमारी का समाधान हो रहा है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान आसानी से कर सकते हैं अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट तैयार। बैंगन की फसल में लगने वाले हानिकारक रोग और उनकी रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।